Hello everyone, how are you all? I am fine here and I hope you all are doing very well. देखते हैं, कल हमने चैप्टर फिनिश करा दिया था। अब आज देखते हैं कि क्या है चैप्टर अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इट इज चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का नेम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस चैप्टर को रीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर का नेम को समझना है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जब बाद में एक्सरसाइज आएगी तो उसको पढ़ते हैं। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट में बताऊं आपको, सिंपल तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल मतलब जस्ट सिंपल में बहुत इजी सा, मतलब डायरेक्ट। इंटरेस्ट का मीन्स आपको समझना है कि इंटरेस्ट का मीन्स क्या होता है। इंटरेस्ट का मीन्स समझिए, सपोज आपने किसी फ्रेंड से या किसी पर्सन से 100 रुपीज आपने बोरो किए। ठीक है, अब क्या किया, 100 रुपीज बोरो किया, उस पर्सन ने आपको एक क्या करा, एक कंडीशन पे 100 रुपए दिए। क्या कंडीशन दी कि कल जब आप उसे रिटर्न करोगे तो 100 रुपए नहीं 10 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, वो 110 रुपए लेगा। भाई आज वो आपको जरूरत पे काम चला रहा है ना, 100 रुपीज आपको उधार दे रहा है, लेकिन कल जब आप उसे रिटर्न करोगे तो 100 रुपए नहीं दोगे, उसे 110 दोगे। उसने कहा 10 रुपीज में एक्स्ट्रा लूंगा, ये उसने कंडीशन रखी। आपने कहा आपको जरूरी था, अर्जेंट था, 100 रुपए जरूरत थे तो आपने ले लिया और 10 रुपए एक्स्ट्रा देके डेट इज 110 रुपीज दे दिए एक्स्ट्रा, 110 टोटल दे दिए और काम खत्म किया। मीन्स पूरा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। क्या हुआ, तो ये जो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए ना, यही आपका एक तरीके से इंटरेस्ट होता है। मीन्स जो एक्स्ट्रा मनी आप किसी पर्सन को जब उधार लेते हो तो उसे देते हो, या फिर किसी भी चीज के लिए जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, या बैंक में जमा करते हो। सपोज आपने बैंक में जमा करे 100 रुपए जमा किया और बैंक वालों ने आपके अकाउंट में 100 रुपए जमा किए, फिर बैंक वालों ने उस पर इंटरेस्ट दिया तो 110 रुपए हो गए एक साल बाद। तो वो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो भी एक तरीके से इंटरेस्ट हुआ। मीन्स जो एक्स्ट्रा मनी हमें देना पड़ती है या एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिलती है, किस अमाउंट पे, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट। जितना अमाउंट हम लेते हैं या जमा करते हैं वो हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे 100 रुपीज मैंने फ्रेंड से लिए थे तो वो हमारा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। और 100 रुपीज बैंक में जमा किए वो हमारा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला वो हमारा हुआ इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो होता है हमारा इंटरेस्ट। और जो टोटल मिला के हमें देना पड़ता है वो हमारा होता है फाइनल अमाउंट। जैसे कि फिर से मैं बता दूं, 100 रुपए आपने दिया, ये हुआ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो 10 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़े वो आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। और जो टोटल आपने 110 रुपए दिए ये आपका हुआ अमाउंट। ये आप समझ में आया। तो ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, अमाउंट 110 रुपए किसके इक्वल होगा, जो आपने 110 रुपए देने पड़े, प्रिंसिपल इक्वल टू 100 प्लस 10। ये तो हुआ। मीन जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वो आपका हुआ 10 रुपीज, जितना उधार लिया था वो आपका हुआ प्रिंसिपल। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा, टोटल। तो फॉर्मूला एक आप याद रखें, A इक्वल टू P प्लस SI। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब जरा डेफिनेशन पे आते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल में, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है वो हमारा होता है इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। देखते हैं, इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर बोरोइंग। इंटरेस्ट क्या है, एक अमाउंट, मनी का अमाउंट है। मीन्स कुछ अमाउंट होता है जो किस लिए चार्ज किया जाता है, जो बोरोइंग के लिए। जब हम उधार लेते हैं तो हमें चार्ज करते हैं, चार्ज मनी। और या फिर अमाउंट ऑफ मनी अर्न, या हम मनी अर्न करते हैं या फिर बैंक में जमा करते हैं तो वो बैंक हमें देता है। या व्हेन सेविंग और इन्वेस्टिंग मनी, यानी हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग अकाउंट में डालते हैं या उस पे अर्न करते हैं, तो जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो हमारी होती है क्या, इंटरेस्ट होता है। आया समझे। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इसे SI शॉर्ट में लिखा, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब जब बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर इतने सारे वेरिएबल क्या है, SI कहीं P कभी R कहीं T, इसका मतलब समझिए। SI स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। R है रेट, शॉर्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट भी बोल देते हैं, जो कि किसमें गिवन होती है, पर एनम। पर एनम मींस परसेंट में गिवन होगी। R परसेंट, रेट का मतलब ये होता है परसेंट में। अगर रेट कहीं लगा है इसका मतलब होता है परसेंटेज में। और पर एनम का मतलब होता है एक साल की, एक महीने की नहीं। जैसे फ्रेंड ने क्या हुआ, फ्रेंड ने आज आपने फ्रेंड से 100 रुपए लिए, कल 110 दे दिए, तो एक दिन के 10 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। 100 लिए 110 दे दिए, अगले दिन तो एक दिन के 10 लगे। यहाँ एक दिन से मतलब नहीं, पूरे साल से मतलब है। पूरे साल में कितना एक्स्ट्रा लगेंगे वो हमें मतलब है। यानी कि जो रेट होगी वो पूरे साल की होगी, एक दिन की या एक महीने की या एक घंटे की नहीं होगी। T स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम हमेशा किस में होगा, ईयर्स में होगा, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूले देखो, ऐसा ही पता चल गया, P पता चल गया, R पता चल गया, T पता चल गया। इसमें A क्या हुआ, अमाउंट हुआ, P क्या हुआ, प्रिंसिपल, ये आपने लिखा हुआ है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारा फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि SI का फॉर्मूला गया PRT इंटू अपॉन 100। और ये तो पता ही है, अमाउंट मीन्स आपने 100 रुपए लिए, 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए तो कितने देने पड़ेंगे, 110। यानी कि तो प्रिंसिपल हुआ 100 रुपीज, 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े तो आपके 10, और टोटल आपको कितने देने पड़े,
सॉरी यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 110 रुपए। तो आपको टोटल कितने देने पड़े 110, ये हमारा हुआ फाइनल अमाउंट। अब एक चीज ध्यान रखिए, कहने का फॉर्मूला एक है लेकिन ये 3-4 फॉर्मूले हैं। कैसे, इतना चीज क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। फिर इसके मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे 3-4 फॉर्मूले हैं। मैं आपको जरा बताता हूँ, देखिए ध्यान। अब अगर क्वेश्चन में पहले फिर से समझिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा SIPRT, ये 4 है, 1 2 3 4 वेरिएबल है, 4 चीजों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। यानी कि अगर 3 चीजों की वैल्यू पता है तो चौथी की वैल्यू, 4 वेरिएबल है 1 2 3 4, 100 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन 4 में से कोई भी 3 की वैल्यू अगर हम पता होगी तो चौथे की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। एनी 3 की पता हो, चाहे PRT की पता हो तो ऐसा ही निकल जाएगा। अब अगर हम यहां से P का फॉर्मूला बनाना चाहे तो P का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। देखो ये फॉर्मूला गया आपका। P कैसे बन गया, सही है, ध्यान से देखिएगा। देखो P को एज इट इज रखा, 100 तो जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, जो चीज डिवाइड में थी यानी SI इंटू 100, और R और T इधर आके क्या आ गया डिवाइड में आ गया। देखो यहाँ डिवाइड में थी, इधर जाके मल्टीप्लाई यानी SI इंटू 100 हो गया, और R और T यहाँ मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड होगा। P को यही रेफरेंस दिया तो P का फॉर्मूला क्या हो गया SI इंटू 100 अपॉन R T। अगर यहीं से मैं R का फॉर्मूला निकालूं तो R का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इधर आके डिवाइड में और T इधर आके डिवाइड में, तो P इंटू टी दोनों डिवाइड में, ये R का फॉर्मूला हो गया कहने को। अब T का फॉर्मूला निकालना चाहो, T एज इट इज SI इंटू 100 और P और R इधर आके डिवाइड में, P इंटू R इधर आके डिवाइड में, ये T का फॉर्मूला हो गया है ना। तो एक तरीके से किसी का भी फॉर्मूला, इन 4 में से कोई भी 3 चीजें पता होंगी। अगर हमें SIRT पता है तो हम P निकाल लेंगे, अगर हमें SIPT पता है तो R निकालेंगे, अगर SI और P और R पता है तो हम T निकाल लेंगे। मींस 4 में से कोई भी 3 चीज पता होंगी। क्वेश्चन में अब यही होगा एक्सरसाइज में, कभी कुछ कोई 3 दे देगा, कभी कोई 3 दे देगा और सॉल्व करने को होगा। ऐसे ये भी 3 फॉर्मूले एक तरीके से, क्या एक तो यही है खुद का खुद, अगर A एज इट इज लिखा रहने दो, P इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू SI। देखो A माइनस P, P इधर आके माइनस हो गया SI एज इट इज, तो A माइनस P इक्वल टू SI, ये फॉर्मूला बन गया। P को ऐसा ही लिखा रहने दो, A माइनस SI इक्वल टू P, ये भी एक फॉर्मूला हो। देखो P को इधर आके माइनस हो गया, सॉरी SI को इधर आके माइनस हो गया, P एज इट इज लगा दिया, तो कहने को ये भी 3 फॉर्मूले हो गए। मींस किसी को भी लेफ्ट राइट ले जाना ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेन आपके बेसिकली 2 ही फॉर्मूले हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। उसी फॉर्मूले को सॉल्व करके आंसर आ जाते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आएगा तब हम देखेंगे, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अब एक्सरसाइज 8A। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है अ सम ऑफ ₹25,000 गिवन एज लोन फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। मींस 25,000 रुपए लोन के लिए दिए गए, मतलब टोटल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, जितना दिया या लिया जाता होता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने P से डिनोट किया 25,000 इज गिविंग एज लोन फॉर 3 years, 3 साल का दिया तो टाइम हो गया हमारा 3 years हो गया। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो R% कितना है 10% पर एनम। देखिए मैंने कहा था रेट परसेंट में है तो परसेंट में दे रखी है। तो आगे का है फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कह लो या SI कह लो, एक SI निकालना है एंड आल्सो फाइंड द अमाउंट, और हमें अमाउंट भी निकालना है, यानी A निकालना है और SI भी निकालना है, SI भी निकालना है, ये दोनों चीजें निकालनी। तो SI का फॉर्मूला पुट किया P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू है 25,000, R है 10, T है 3 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 जा 7500 आ गया। ये तो हमारा SI निकल गया, तो एक आंसर हो गया 7500। अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 25,000 प्लस 7,500, तो हो गया 32,500 फाइनल आंसर। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है राम टुक अ लोन of ₹40,000 from a bank at 8% per annum for 2 years to buy a motorcycle. What amount Ram had to pay to the bank after 2 years? राम ने लोन लिया 40,000 रुपए का, 40,000 का लोन लिया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 40,000 एंड कितने परसेंट की रेट से, 8% की रेट से, टाइम कितना है 2 years के लिए लिया। फिर हमें बताना है कि राम को 2 साल के बाद, 2 साल के लिए लोन लिया, 2 साल बाद उसे पूरा पे करना पड़ेगा। तो कहा है कि राम को पूरा पे करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, मींस जो 40,000 रुपए लिया था उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा 2 साल बाद। अगर बैंक से लो क्या 40,000 पे करेगा, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा। हमें टोटल बताना है, टोटल कितना के पे करना पड़ेगा, तो यानी कि टोटल अमाउंट निकालना, ए निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए P प्लस SI होता है, P तो हमें पता है, SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए पहले
फॉर्मूला होता है ना, PRT अपॉन 100 40,000, रेट है 8, टाइम है 2 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 8 2 या 16 4 या 64 ऐसे ही आ गया, 2 0 एलटी लगा दिया, 6400 आपका क्या हुआ, एसआई हुआ। हमें अमाउंट निकालना, अमाउंट होता है P प्लस एसआई यानी 40,000 प्लस 6400 दैट इज 46,400 हमारा अमाउंट आ गया। मींस राम को या उस पर्सन को कितने पे करने पड़ेंगे, 40,000 तो लिया था, उसे पे कितने करने पड़ेंगे, 46,400 रुपीज पे करने पड़ेंगे पूरा लोन निपटाने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है सीमा बोरोड ₹10,000 एट द एंड ऑफ 3 years। मीन्स सीमा ने 10,000 रुपए बोरो किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट जितना बोरो किया था वो कितना है, 10,000 है। अब आगे लिखा है एट द एंड ऑफ 3 years यानी टाइम कितना है, 3 years मैंने मेंशन किया। सीमा हैड टू पे 13,600 और सीमा को कितने पे करने पड़े, 13,600 पे करने पड़े, यानी कि उसे टोटल अमाउंट जो हम जैसे इसमें राम को कितने पे करने पड़े थे, ये उसमें कितने पे करने पड़े 13,600। तो ये जो 13,600 ये क्या है, हमारा अमाउंट है। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही नहीं है, ये प्रिंसिपल भी नहीं है, प्रिंसिपल तो दे रखा है, ये हमारा अमाउंट है। आगे लिखा है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें R% निकालना है, यानी R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू निकालने के लिए पहले समझिए, हमें P और A पता है, P और A पता होता है तो हम क्या ऐसा ही नहीं निकाल सकते। देखिए फॉर्मूला होता है A = P + SI होता है। अगर P इधर ले जाके माइनस हो जाए तो यहाँ पे SI = A - P होगा, मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, है ना। A - P = SI, A है 13,600 - 10,000 = SI, तो 3,600 हमारा क्या हुआ, SI हुआ। ये हमने SI निकाल दिया, ये SI निकल गया। अब SI के फॉर्मूला होता है SI = PRT अपॉन 100, है ना। यहां से R निकल जाएगा। मैंने कहा कोई भी 3 चीजों की वैल्यू पता हो तो चौथी चीज की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कौन सी 3 चीजों की वैल्यू पता, देखिए SI की हमने निकाल ली, SI हो गया, SI की जगह हो गया 3600, P हमें पता था 10,000, R हमें निकालना है, टाइम की वैल्यू 3 के हमें अपॉन 100। देखिए कौन सी 3 की वैल्यू पता थी, SI पता है, P पता है, T पता, तो R निकल जाएगा, है ना। या तो R का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या फिर इस तरीके से लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। देखिए 3600 ये है, 100 ले जाके मल्टीप्लाई में, और 10,000 और 3 दोनों इधर आके डिवाइड में, यहाँ खाली क्या बचेगा, R। देखिए ये इधर चली जाएंगे और ये दोनों चीजें आके डिवाइड में आ जाएंगी, तो यहाँ बचेगा खाली R। देखिए ये 4 0 2 0 तो 100 के कट गए, 2 0 3600 कट गए, 3 से जब 36 कटेंगे तो 12 आएगा, तो R कितना आया, 12% पर एनम। तो R की वैल्यू आ गई 12% पर एनम। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हमने कल क्या क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कल जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है, देखिए कुछ पे तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन था इफ द वेट इज इंक्रीज बाय 5% देन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गोज अप बाय 500। तो फाइंड द मार्क प्राइस। देखिए अगर वेट की वैल्यू 5% बढ़ जाए तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ जाती है, 500 रुपए बढ़ जाती है। यानी कि 5% बढ़ने के कारण ही तो 500 रुपए बढ़े, तो एक तरीके से 5% किसके इक्वल हुआ, 500 के। मींस 5% जो वेट बढ़ गया उसी की वजह से तो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ गया। वेट अगर नहीं बढ़ता तो नहीं बढ़ता, तो सिंपल से आपकी क्या वैल्यू समझ में आ रही है कि 5% किसके इक्वल होगा, 500 के। अब 5% ये वेट है किस पे लगता है, एमपी पे, तो 5% ऑफ एमपी विल बी इक्वल टू 500। 5% का साइन अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू एमपी इक्वल टू 500। एमपी एज इट इज रहेगा 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में, 5 इधर आके डिवाइड में, तो 5 से कट ये 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। मार्क प्राइस कितना हुआ, 10,000। आई होप ये आपने आंसर सबका सही दिया होगा। अब देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे लिखा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू -7 टू गेट -10। -7 में मैं क्या ऐड कर दूं कि आंसर मेरा -10 आ जाए। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन दिया चैप्टर 1 से दिया है, मैंने देखना है कि आप पीछे का रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कई तरह आगे का करते चले जा रहे हैं, पीछे का सब भूलते चले जा रहे हैं। तो अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो पीछे के चैप्टर से, यानी चैप्टर 1 के कुछ 4-5 क्वेश्चन दूंगा, 10-15, फिर सेकंड स्टार्ट करूंगा, फिर थर्ड स्टार्ट करूंगा। तो ये क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा पीछे के चैप्टर से ही दूंगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पीछे का रिवाइज भी करते रहिएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।